नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो बच्चों जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ जाइए। फिर मैं उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। आज आपका आज आपका चौथा चैप्टर शुरू होने वाला है। चौथे चैप्टर की आज पहली क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं और उनका हल कैसे ज्ञात करते हैं, उनका हल क्या होता है। तो चौथे चैप्टर की आज पहली और दूसरी एक्सरसाइज भी हम देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज भी यहाँ पर हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए, आप लोगों में से कौन कौन से बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस यहाँ पर लगाइए। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है वॉइस बिल्कुल ठीक आ गई होगी। अगर वॉइस बिल्कुल बढ़िया से आ रही हो, बिल्कुल ठीक हो गई हो, तो जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वॉइस बिल्कुल ठीक है? बताइए भाई। और जल्दी जल्दी बच्चों जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। वीडियो रुक रहा है, अब नहीं रुकेगा, चिंता मत करो। आपकी वॉइस ठीक कर रहा था, ठीक हो गई वॉइस। कोई दिक्कत वॉइस में? किसी तरह कोई दिक्कत वॉइस में? किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। तो आज हमारा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण की का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 9। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण किस समीकरण को कहते हैं? देखिए, रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है, जो चर की सबसे बड़ी घात है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। बहुपद में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। बहुपद में मैंने आपको पढ़ाया था रैखिक बहुपद। तो हम रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? रैखिक समीकरण में हम क्या देख सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसका जो बायां पक्ष है, ध्यान रखना, जो बायां पक्ष है वो क्या है? एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कैसा होता है? मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका ax प्लस बी, ये तो ये आपका एक रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पर a और b कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखो a का मान 2 है, b का मान 3 है और ये रहा आपका चर, ठीक है। और चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 1 है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण जिसका बायां पक्ष आपका एक रैखिक बहुपद की तरह हो। रैखिक बहुपद आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, ठीक है। तो इसमें तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। कुछ और उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो मैं यहाँ पर मान लीजिए 3x माइनस 5 बराबर 0, ये भी एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ax प्लस बी बराबर 0 के फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी भी रैखिक समीकरण को, तो यहाँ पर जो x का गुणांक होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता, नहीं तो ये रैखिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। x का गुणांक शून्य होने का मतलब, एक बात बताओ, अगर मैं 0x प्लस 5 बराबर 0 लिख दूं तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बराबर 0, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह के रैखिक बहुपद का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रैखिक बहुपद का, हेलो भाई, हेलो अमित कुमार आर्या, हेलो गुड आफ्टरनून प्रिंस कुमार। तो रैखिक समीकरण का मतलब आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, ये आपका एक रैखिक समीकरण का ही उदाहरण है, 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें दो चर का प्रयोग किया गया हो। इसकी अगर मैं बात करूं, ये एक चर में है, ये उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक चर में है, ठीक है। अगर इस रैखिक समीकरण के हल को भी मैं बताना चाहूं, इसका हल क्या होगा? हल, किसी भी समीकरण का हल क्या होता है भाई? चर का ऐसा मान जिसपे वो रैखिक समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, रैखिक समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। कोई भी समीकरण हो, रैखिक ही नहीं, कोई भी समीकरण हो, किसी भी समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो चर का मान होता है, उसी चर के मान को, मतलब चर के उसी मान को हम उस समीकरण का हल या उस समीकरण के मूल कहते हैं। ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। तो इसके अगर मूल की बात करूं या इसके हल की बात करूं तो क्या होगा इसका हल? देखते हैं। 2x प्लस 5 बराबर 0 यहां पर लिखा है, तो ये 2x बराबर -5 और x बराबर -5 बट्टे में 2, ये इस समीकरण का हल हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको यहां पर रख कर देख सकते हैं। अगर ये मान x का आप यहां पर रखते हो तो इसके बराबर में जो कुछ भी है उतना ही इधर भी आ जाएगा, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे।
बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर दायां पक्ष 0 है तो बायां पक्ष भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। हालांकि जरूरी नहीं 0 हो, कुछ भी हो, दायां पक्ष कुछ भी हो, यहाँ पर बायां और दायां पक्ष हमेशा बराबर आ जाएगा। अगर आप नंबर 2 हुए, नो 2 हुए, 2 हुए मतलब चलो कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर किसी को भी, यहाँ पर किसी तरह कोई समस्या नहीं। अगर इसको मैं संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहूं तो बड़े आराम से, भाई देखो एक चर वाले रैखिक समीकरण के मूल को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें ग्राफिकली तो हमें क्या बनाना होता है, हमें एक रेखा बनानी होती है सिंपल सी, जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं इसे। तो इसका मान हम बड़ी आसानी से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका ये माइनस में सब, और ये आपका माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहां पर हम इसे दिखा सकते हैं, ये है आपका। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चर की यहाँ पर जरूरत थी। ये एक ही चर वाला समीकरण है, तो एक चर के मान को दिखाने के लिए हम बड़ी आसानी से रैखिक समीकरण इस तरह का बना सकते हैं। रही बात दो चर वाले की, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है आपके पास दो मान ऐसे हैं जिसका मान वेरी करता है, दो मान ऐसे हैं जिसका मान वेरी करता है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, दोनों को जोड़कर मान लो 176 हो जाता है, दोनों को जोड़कर मान लो 176 हो जाता है। तो चर यहाँ पर दो हैं। आप क्या बता सकते हो, देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, दोनों को मिलाकर 176 रुपए हो जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं और आपके पास कितने पैसे हैं? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि मेरे पास कितने रुपए हुए, आपके पास कितने रुपए हुए, अगर आप बता सकते हैं तो। जल्दी से बताइए। कुछ रुपए आपके पास हैं, कुछ रुपए मेरे पास है, दोनों को जोड़कर 176 रुपए होते हैं। तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, आपके पास कितने रुपए होंगे, क्या आप इसका हल बता सकते हैं? यानी कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, क्या आप इसका हल बता सकते हैं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके कई हल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस समीकरण के, तो इसके कई हल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं मेरे पास 100 रुपए हुए तो आपके पास 76 ही होने चाहिए। एक हल तो ये हो गया, क्योंकि इन दोनों को मिला के देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो रहा है। अगर मेरे पास 110 होते हैं तो आपके पास 66 ही होने चाहिए, तभी 176 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके हल जो हैं आपको क्या मिलेंगे, अनेक मिलेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर इसके हल अनेक मिलेंगे। डिमी चौधरी बिल्कुल सही आंसर, लेकिन जो आपने आंसर दिया 176 माइनस एक्स, ये चर के रूप में दिया है और ये y का मान आपने दिया है, यानी कि x का मान अभी भी इंडिपेंडेंट है, यानी कि x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं और उसके ऊपर y का मान डिपेंड करेगा। या तो आप y का मान कुछ भी रखें, x का मान उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इन दोनों का मान एक दूसरे पर निर्भर करता है। सीधे सीधे कहने का मतलब इसके अनेक हल मिलेंगे आपको, अलग अलग x के मान पे अलग अलग y का मान मिलेगा। और x का मान चूंकि वास्तविक संख्या अगर है, यहाँ पर x का मान अगर वास्तविक संख्या है, तो आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं अनेक होती हैं, अनंत होती हैं, तो यहाँ पर इसके हल भी अनंत हो जाएंगे। x का मान कुछ भी हो सकता है। x का मान जैसे 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। x का मान 1.1 हो सकता है, x का मान 2.314 हो सकता है। इस तरह x के कई मान हो सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह y के भी अनेक मान आपको मिलेंगे। ठीक है, y के भी आपको अनेक मान मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल हैं वो अनेक होंगे। ठीक है, इसका कोई एक हल नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दो चर वाले रैखिक, प्रणाम भाई प्रणाम, वर्मा जी प्रणाम, अवनीश कुमार, बढ़िया, समझ में आ रहा है मतलब। तो दो चर वाले आपको रैखिक समीकरण समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या होगा, दो चर होंगे और दोनों चरों की जो अधिकतम घात होगी वो एक होगी। यानी कि जितने भी पद होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या एक चर वाले रैखिक समीकरण हो, लेकिन है ये रैखिक समीकरण, तो जितने भी पद होंगे, चाहे एक पद हो, चाहे दो पद हो, तीन पद हो या चार पद हो, जितने भी पद हो, हर पद में जो चर की घात है, चर की जो घात है वो एक होनी चाहिए अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती।
मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं एक्स वाई प्लस 5 बराबर 0। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? क्या ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है? जल्दी से मुझे बताइए, ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है? डाउट को क्लियर करते हुए चलिए अपनी। हेलो शिवानी शुक्ला, जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चों, बताइए ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है या त्रिघात है? कैसा समीकरण हो कहलाएगा? क्या ये रैखिक समीकरण है दो चर वाला? अवनीश कुमार कहते हैं यस। और कोई आंसर मुझे मिले, एक दो और आंसर मिले, उसके बाद बताऊं मैं। देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। आंसर दो भाई जल्दी से सभी। लीनियर, प्रिंस कुमार, बिल्कुल गलत जवाब। तो ये छोटे छोटे डाउट से क्लियर कर लिया करें। 12th की टाइमिंग रात को है, मेरे ख्याल से 10 बजे 11 बजे चलती है क्लास। ये देखो मैंने आपसे कहा था ना, हर एक पद में, किसी भी पद में जो चर की अधिकतम घात है वो एक होनी चाहिए। आप देखो इस पद में चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, गुणा में है ना, ये गुणा में वो घातें आपस में मिला के गिनी जाएगी। ठीक है, प्लस के बाद आपके पद बदलते हैं, तो यहाँ पर आपका देखो चर की घात 0 है, लेकिन यहाँ पर चर की घात 2 है, ये दोनों चर की घात मानी जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये रैखिक बिल्कुल नहीं है, इसे बिल्कुल भी रैखिक समझने की गलती आप मत करिएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह के होंगे अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूं, तो देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। यहां पर एक और बात समझने वाली है, ध्यान देना, समझने वाली एक बात यहां पर और है कि ये जो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, यहां पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 का मतलब क्या है? मुझे ये समझाने की कोशिश करो। यहां पर अगर समीकरण आपका लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, क्या आपको मालूम है? इसका क्या मतलब निकलेगा यहां पर, क्या आपको मालूम है? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो आप सभी, फिर उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हेलो ए टू मोटिवेशन, जल्दी से स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश करो आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका क्या मतलब निकलता है? चलो मैं बताता हूं। इसका मतलब ये निकलता है कि ए और बी एक साथ कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यही एक कंडीशन ऐसी है, यही एक कंडीशन ऐसी है कि जब दोनों 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन एक 0 हो चलेगा। ठीक है, एक 0 हो जाए तो चलेगा, यहां पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है। एक 0 हो तो चलेगा। कैसे? अगर कोई ये समझता हो कि ए और बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर गलत होगा, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में आप ध्यान से पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए तथा बी दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। यहां पर दोनों शून्य नहीं होना चाहिए का मतलब समझो बात को, कि दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, एक हो चलेगा। ठीक है, सेंटेंस का मतलब ध्यान से समझो कि दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब ये बनेगा वहां पर उसमें से एक शून्य हो चलेगा। बात समझ में आ रही है? एक शून्य हो तो चलेगा। देखो कैसे, एक बात बताओ, जब कंडीशन साफ साफ ये लिखी हुई है, तो इसको जो भी ए बी की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ए और बी की जो भी वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी, उसे हम लेंगे ना, लेंगे ना। तो सुनो, क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रही? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर देखो 0 नहीं है, 1 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। वैसे ही अगर मैं यहां पर मान लो -2 का स्क्वायर और प्लस यहां पर 0 का स्क्वायर लिखूं, तो ये भी देखो 0 के बराबर नहीं है। यहां पर आएगा 4 और प्लस 0,
जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है इसे। तो कंडीशन अगर ये है, इसका मतलब क्या है, साफ साफ इस कंडीशन से आप समझ सकते हो कि दोनों के दोनों 0 नहीं है। एक बात और, कई बार आप गलती पता क्या करते हो, आपके पास 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें कंडीशन जो दी होती है वो कंडीशंस कुछ ऐसी दी होती है। देखो टेस्ट में भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं आपसे, और हुई भी हो शायद, वैसे इस चैप्टर का भी टेस्ट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। देखो कई बार आप क्या करते हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि ए 0 ना हो और बी 0 ना हो, ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपको ये मिलता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो, 0 से छोटा हो। कई बार आपको ऑप्शंस और भी मिलते हैं, जैसे यहां पर a बराबर 0 b बराबर 0, मान लो ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो इसमें से कई बार पता क्या करते हो आप इसको टिक कर देते हो, ध्यान रखना। और एक और ऑप्शन जो कि सही है वो तो मैंने लिखा ही नहीं अभी तक, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 ना हो। तो ऐसे में आपसे जो गलती होती है उस पर ध्यान देना। आपसे जो गलती होती है, आप कई बार ऑप्शन ए को टिक कर देते हो, क्योंकि ना ही a 0 होना चाहिए ना ही b 0 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। a और b दोनों में से कोई एक कम से कम 0 ना हो, एक कम से कम क्या हो, शून्येतर हो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो जिसको ये कंडीशन दिखाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इस बात को शो करता है कि दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये नहीं। बात समझ में आ गई, ये ऑप्शन यहां पर सही है। आप ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो बिल्कुल गलत होता है। बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ बिल्कुल, लास्ट ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दोनों में से एक 0 हो सकता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ना पढ़ा हो, कि अगर यहां पर x बराबर 0 हो तो इसे भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दिखा सकते हैं। यहीं से बात समझ जाओ कैसे। हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 0y बराबर 0, और हम इस तरह करके दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले ग्राफ पर हम इसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे भी दिखा सकते हैं। आपने सीखा भी होगा। कोई डाउट हो तो आप बताइए। हम इसे अगर इस फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कई बार हमारे पास x बराबर 3 ऐसा दिया होता है, तो ध्यान रखना इसे हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 0y माइनस 3 बराबर 0, ये रहा इसका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको, और ना ही इसमें कोई डाउट होगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये ऑप्शन क्यों है, ये भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नजरअंदाज, अरे नूरगुल मैं नजरअंदाज क्यों करूंगा आपको, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, क्लियर है ना। तो प्रिया शर्मा, हेलो भाई, हेलो। तो नूरगुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे कि मैं आपको इग्नोर करूं। नूरगुल मेरा मतलब सुशांत, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन क्या था आपका, फिर से पूछ लो, मैंने शायद देखा नहीं होगा वो मैसेज, नहीं तो इग्नोर तो नहीं करता मैं किसी को भी। तो चलो भाई, इन छोटी छोटी चीज़ों का बुरा मत मानना, हो जाते हैं, कमेंट्स होते हैं तो कई बार नहीं दिखते। 10th मैथ क्लास कब है, कल है, कल 3 बजे, ठीक है। सुशांत पांडे न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड। चलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई, जितने भी लोग न्यू यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कोर्सेज में मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो क्लासेस हैं वो पहले चैप्टर से चल रही है, तो पुरानी क्लासेस भी आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें करवाया जा रहा है अच्छे से आपको। चलिए आगे बढ़े। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर समझ में आ गया होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरण के साथ। नीचे दिए गए समीकरणों को ध्यान से देखना। नीचे दिए गए समीकरण जो कि ऐसे कुछ जो कि इस फॉर्म में आपको लिखने हैं, इस फॉर्म में यानी कि इस रूप में आपको लिखने हैं। प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, पहले की बात करें, पहले में आपके पास है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 2x प्लस 3y और प्लस माइनस 4.37, ये रहा आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने लिख लिया। यहां से आप देखोगे जो आपका कहाँ गया, ये रहा,
जो x का गुणांक होता है वो a होता है, जो y का गुणांक होता है वो b होता है, और जो आपका अचर पद है वो आपका c होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2, तो आपका a हो जाएगा 2, y का गुणांक है 3, तो b हो जाएगा आपका 3, और जो अचर पद है वो माइनस का 4.37 है, तो ये हो जाएगा c बराबर माइनस का 4.37। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, साइंस क्लास रात को 9 बजे होती है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पार्ट इसका, ये आपके पास x माइनस 4 बराबर √3y है। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या है आपका, देखो x प्लस माइनस √3 y, और ये माइनस का 4 पहले से ही, तो यहाँ पर प्लस लिख के हम ब्रैकेट में -4 इसे कर सकते हैं, बराबर 0। ये आपका देखो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आप इसे दिखा सकते हो। तो यहाँ पर a क्या होगा, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, कुछ ना लिखा हो तो 1 सबके गुणा में होता है, तो a बराबर आपका हो गया 1, और b बराबर हो गया आपका -√3, और c बराबर हो गया आपका -4। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आसानी से आपको वैल्यूज दिख रही होंगी क्लियरली। ठीक है तो इस तरह करके आप बाकी दोनों क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बड़े ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ की बात करें तो आप देखो a का मान 5 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, -4, तो c का मान -4 हो जाएगा। ठीक है, मैं चौथे पार्ट की अगर बात करूं, चौथा पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2x जो है 2x बराबर y है, तो 2x माइनस y और बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2x प्लस -1 y और प्लस 0 बराबर 0, ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप देखो a का मान यहाँ पर 2 हो गया, b का मान आपका -1 हो गया, और c का मान आपका 0 हो गया। इस तरह यहाँ भी ABC आपका निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में बहुत ही आसान क्वेश्चंस है सभी के सभी। मेंटी आती है भाई, आती है, समय होता है हर चीज का, सिर्फ मेंटी पढ़ते रहोगे, सिलेबस भी पढ़ोगे। सिलेबस ना पढ़ाऊं, a बराबर 1, b बराबर √3, a बराबर अच्छा इस वाले में सेकंड वाले में, हाँ b बराबर √3, ठीक है, c बराबर -4, बहुत बढ़िया, c 0 लास्ट में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अचर पद है ही नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, इस तरह उदाहरण 2 की बात करें, लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसे कैसे व्यक्त करें, देखिए ये x बराबर -5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 0 y प्लस 5 बराबर 0। ये देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसे दिखा दिया। इसकी बात करें तो x इस बार नहीं है इसमें, यानी कि हम इसे 0x लिख सकते हैं, और प्लस यहां पर y बराबर प्लस -2 बराबर 0, इसे भी हमने दिखा दिया। इसकी बात करें तो 2x प्लस 0y, 2x प्लस 0y और प्लस -3 बराबर 0। ये 3 इधर प्लस में ना, इधर आके माइनस होगा। ठीक है, और बाहर प्लस रहे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हर जगह प्लस होता है, तो सिर्फ प्लस लिखने के लिए मैं माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, सोशल साइंस कब होता है, 12 बजे होता है भाई, सोशल साइंस 12 बजे होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया नूरगुल, समझ में आ रहा है आपको। आगे की बात करते हैं, आगे तो एक्सरसाइज आ गई, लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट आपका 0x और प्लस 5y और प्लस -2 बराबर 0। और आप अच्छी तरह जानते हो, ये सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही हैं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहा जाएगा। हालांकि एक चर वाले रैखिक समीकरण में भी हम इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको इसका मान आपको संख्या रेखा पर दिखाना है तो आप वहां भी दिखा सकते हैं, और इसका मान आपको अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए जो आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, x और y के साथ, आप उस पर भी दिखा सकते हो। इसे कैसे दिखाएंगे वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बढ़िया आंसर से समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको। इसके बाद प्रश्नावली 4.1 की बात करते हैं। लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ध्यान देना, एक नोटबुक की कीमत को मान लो, एक नोटबुक की कीमत को x मान लिया मैंने, और एक कलम की कीमत को अगर मैंने y मान लिया। लिखा क्या है, कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहां पर क्या करेंगे, नोटबुक की कीमत आपकी x है, कलम की कीमत आपकी y है, और कलम की कीमत से नोटबुक कीमत 2 गुनी, यानी कि x क्या है, y से डबल है। तो अगर समीकरण बनाओगे तो हमें बीच में बराबर का साइन चाहिए। समझो मेरी बात को कैसे बनाते हैं, बीच में आपको चाहिए बराबर का साइन, ठीक है, तभी तो समीकरण बनेगा। और यहां पर x लिख दिया मैंने और यहां पर y लिख दिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं?
बिल्कुल नहीं है, ये दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। जो x है ना y का डबल है तो आप एक काम करना, यहाँ x को डबल कर देना, है ना, बिल्कुल गलत होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। x तो पहले से ही डबल है भाई, बराबर करना है ना आपको, तो आपको y को डबल करना है। x कह रहा है डबल है, यानी कि x अगर 10 है तो y 5 है, इसकी कीमत 5 यानी कि y का मान 5 है। अगर ये 10 है तो ये 20 है, तो ये 10 है, ये 16 है तो ये 8 है। तो एक बात बताओ, ये 16 और ये 8, मैंने यहाँ लिख दिया 16, यहाँ लिख दूं मैं 16 और यहाँ 8, तो बताओ किसको डबल करना पड़ रहा है बराबर करने के लिए? इसको डबल करोगे या उसको डबल करोगे? उसको ना, 8 को, यानी कि y को। तभी तो ये एक जैसे बराबर दिखेंगे, तभी तो बीच में बराबर का साइन में लगा पाऊंगा। बात समझ में आ गई होगी। तो x बराबर 2y, यहाँ पर बिल्कुल सही है डिमी का आंसर, ठीक है, x बराबर 2y बनेगा। तो इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में दिखाएं तो x प्लस माइनस 2y और प्लस 0 बराबर 0, इस फॉर्म में अगर मानक रूप में लिखना हो तो ये उसका मानक रूप हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को मानक रूप में लिखना है, ठीक है, मानक रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताने हैं। तो ये काम आपको करना है। जैसा कि आपने देखा ज्यादा मुश्किल ये है नहीं, उदाहरण मैंने आपको करवा ही दिया। मैं यहां भी एक दो उदाहरण आपको करवा देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका 2x प्लस 3y लिखा है, ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ब्रैकेट में लिखो माइनस को और बराबर 0। तो यहां पर आप देखोगे x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और आपका अचर पद क्या होता है c होता है। तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9.35 के ऊपर बार। ठीक है, तो आसान है, क्वेश्चन सभी आसान है। ऐसे ये y/5 है, जो x माइनस y/5। तो यहां पर अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको, तो ये x प्लस माइनस 1/5 y से लिख सकता हूं मैं, और प्लस -10 लिख सकता हूं और इसके बाद 0। ध्यान से देखो, कोई गलती तो नहीं इसमें। देखो x प्लस मैंने बाहर लिख लिया, माइनस को अंदर कर दिया, 1/5 मैंने अलग कर दिया और y को अलग कर दिया। तो यहां पर देखूंगा मैं x का गुणांक क्या है आपका 1, तो a 1 आ गया। y का गुणांक क्या है -1/5, तो b आ गया आपका -1/5। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे यहाँ पर c हो जाएगा -10। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह ABC का मान, और बिल्कुल इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस मिक्स भी किए गए, जैसे ये हैं, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, अभी अभी आपने बदलना सीखा। जैसे इसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बदलेंगे, बड़े ही आराम से हम यहाँ पर ABC निकाल पाएंगे। ठीक है, b -1/5 बिल्कुल सही। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का हल आप समझ चुके हो क्या होता है। रैखिक समीकरण का हल मैंने जस्ट अभी बताया कि चर का वह मान जो पूरी तरह क्या करे, समीकरण को संतुष्ट करे। चर का ऐसा मान जो पूरे समीकरण को संतुष्ट करे, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण का हल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक समीकरण यहां पर रखूं x प्लस वाई बराबर 10, इसका हल पूछूं तो इसके अनेक हल होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ एक हल आप प्राप्त कर सकते हो, सारे नहीं। कुछ एक हल प्राप्त करके आप क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो और ग्राफ पर सभी हल को दिखाया जाता है। आप जानते हो किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है ना, उसके सभी हल को प्रदर्शित करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी बात करें x प्लस वाई बराबर 10, इसका मतलब क्या है। देखो, आपके सामने जब रैखिक समीकरण एक चर वाला था तो बड़ा ही आसान था वो, जैसे 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखोगे x का मान 2 रखोगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा समीकरण, यानी कि इसका जो मूल है या इसका हल है वो 2 होगा। x बराबर 2 इसका हल होगा, और कोई हल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका, इसमें आप देखोगे अगर मैं x का मान 0 रख दूं और y का मान 10 रख दूं तो ये बराबर 10 आ रहा है, तो ये भी इसका हल है। ठीक है, x का मान अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं और y का मान 9 रख दूं तो भी ये बराबर हो रहा है, तो ये भी इसका हल है। ऐसे ही x का मान अगर मैं 2 रख दूं और y का मान 8 रख दूं तो देखो तो भी ये 10 आ रहा है, तो ये भी बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी इसका हल है। तो इस तरह इसके हलों को अगर मैं लिखना चाहूँ, इसके हल को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि 0 और 10 इस समीकरण के हल है। ऐसे ही 1 और 9 इसका हल है। ऐसे ही 2 और 10 इसका हल है, सॉरी 8, 2 और 8 ये भी इसका हल है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, इस रैखिक समीकरण के हल हैं। तो इन हल को अगर मैं ग्राफ पे दिखाना चाहूं तो एक ग्राफ बनाऊंगा और इन बिंदुओं को दिखा दूंगा। सिंपल, x बराबर 0 x 0 और y बराबर 10 मान लो यहाँ पर,
तो एक हल तो मैंने ये दिखा दिया। ऐसे x बराबर 1, देखो x बराबर 1 और y बराबर 9, यानी कि ये भी इसका हल है। x बराबर 2, y बराबर 8, x बराबर 2 और y बराबर 8, ये भी इसका हल है। तो इस तरह आप देखोगे ना, इसके बीच में भी अनेक बिंदु हैं जो इसके हल हैं। अनेक कैसे? मैं आपसे कहूं कि 0.01 की बात करूं अगर मैं, तो आप देखोगे अगर x का मान 0.01 रखूं तो 9.99 ये y हो जाएगा और ये भी इसका हल होगा। यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और नीचे आएगा। इसका मतलब है इसके बीच में अनंत बिंदु हैं ये, ऐसे अनंत बिंदु। तो हम क्या करेंगे, इसको एक रेखा से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसको एक रेखा से इसके सारे हलों को हम प्रदर्शित करेंगे और इस तरह हम एक ग्राफ बना देंगे। और इस ग्राफ पे जितने भी बिंदु आ रहे हैं, इस रेखा पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं, वो सभी बिंदु क्या होंगे, इस रैखिक समीकरण के हल होंगे। यानी कि सीधे सीधे ये पूरी रेखा क्या करती है, इसके सभी हलों को प्रदर्शित करती है यहाँ पर ग्राफ पर, ठीक है। तो इसके ग्राफ पर हम इसके हल को इस प्रकार दिखाते हैं और आप क्या करोगे, बिंदु के फॉर्म में आप इस हल को कुछ इस तरह दिखाते हो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसमें क्या होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी कि एक्स वाई के मान को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने देखा कि किसी रैखिक समीकरण के हल क्या क्या हो सकते हैं, कैसे निकालते हैं, ये भी समझने वाली बात है। ये तो बहुत आसान था, तो मुझे साफ दिख रहा था कि इसको 0 रखूंगा तो ये 10 होगा, इसको 1 रखूंगा तो ये 9 होगा। इसको निकालते कैसे, निकालना मैं आपको बता देता हूं। इसके हलों को निकालते कैसे है, देखो यहां पर आपके पास एक समीकरण है, ये रहा। इसके 4 अलग अलग हल आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल ज्ञात करते हैं, करना कैसे होता है हमें। तो यहां पर आपके पास समीकरण है x + 2y बराबर 6, ठीक है। ये आपका क्या है, समीकरण है। बात समझ में आ गई? ये आपका क्या है, समीकरण है। इसको क्या करो आप, पहले आपको क्या करना है, y का मान रख के x का निकालना है या x का मान रख के y का मान निकालना है, ये आपको पहले डिसाइड करना। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप x का मान रखें, y का मान निकालें, या y का रखें x का निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर y का रख के x का निकालना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, x बराबर 6 - 2y। क्योंकि मुझे ये बार बार y का मान रखने के बाद बार बार उधर ले जाना होगा, तो मैं एक साथ इसे पहले उधर ही ले जाता हूँ, फिर मान रखता रहूंगा मैं आराम से, ठीक है। तो x बराबर ये 6 - 2y हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। माना y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 0, तो ये 0 ही माइनस होगा, यानी कि ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माना y बराबर, देखो मुझे कुछ इधर उधर नहीं करना पड़ रहा, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है ये, ठीक है। तो y बराबर 1, तो x बराबर 6 - 2 × 1, यानी कि 4 आ गया ये। ऐसे ही माना y बराबर 2, तो x बराबर 6 - 2 या 2 × तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो इस तरह आपको 3 हल मिल गए। और आप जानते हो कि इसके जो हल मिलते हैं ना, वो एक रेखा में अगर आप उसका ग्राफ बनाओ तो वो एक रेखा का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक रेखा बनाने के लिए हमें क्या होता है, 2 पॉइंट मिल जाए वो भी बहुत होते हैं। हम किसी भी 2 बिंदु से एक रेखा बना सकते हैं, तो कम से कम हमें इसके 2 बिंदु ज्ञात होनी चाहिए, ताकि हम इस रेखा को जान सके, वो रेखा कौन सी है, उस रेखा का पता लगा सकें, ठीक है, जो इसके सभी हलों को प्रदर्शित करेगा। तो हमने यहाँ पर 3 बिंदु निकाल लिया है। 3 बिंदु निकालना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि 2 बिंदु से आपको रेखा मिल जाती है, तीसरी बिंदु से आपका वेरीफाई हो जाता है कि आपने बाकी बिंदु जो निकाले बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर तीसरा बिंदु उसी रेखा में नहीं मिलता आपको, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। तो जनरली आपको क्या करना चाहिए कि 3 बिंदु निकाल लेनी चाहिए। यहाँ पर 3 बिंदु आपके निकल गए, वो कौन कौन से हैं देख लो। आपने पहले y को क्या माना था, y को 0, 1 और 2 माना है। तो y को 0, 1 और 2 माना है। y जब 0 माना था आपने, तो x कितना आया था आपका 6। y जब 1 माना था आपने, तो x आपका आया था 4, और y जब 2 माना था तो x भी आपका आ गया था 2। ये ठीक है। बस इन बिंदुओं को आप ग्राफ पर दिखा दीजिए। ग्राफ पर जो भी रेखा बनेगी, वो रेखा क्या, उस रेखा के सभी बिंदु क्या होंगे, इसके हल होंगे। तो इस प्रकार आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ की बात नहीं की गई है, केवल इसके 4 अलग अलग हल निकालने थे। हमने 3 निकाले, एक आप और निकाल सकते हो y का एक और मान रख के, ठीक है। y का मान
आप 3 रख सकते हैं, y का मान 3 रखने से x का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चार पॉइंट एक हो गया, अभी मैंने करवा तो दिया सुशांत पांडे। अच्छा खत्म होने की बात करो, हो जाएगा खत्म, सिलेबस खत्म करवा दूंगा मैं आपका, दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें सुशांत पांडे, दिसंबर तक सिलेबस सबका खत्म हो जाएगा, 10th का भी 9th का भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हल और निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। माना y बराबर 3, तो x बराबर आपका क्या था 6 माइनस 2 गुणा 3, तो ये 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये रहा इसका चौथा हल। y बराबर आपने 3 माना और ये आ गया 0। एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली होती है, पता है क्या, आप देखोगे अगर ये 6 दिख रहा है आपको, 6 4 2 0, देखोगे एक पैटर्न पे जा रहा है, 6 में 2 घटाया तो 4 आया, और यहाँ पर यहाँ 2 घटने पे यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, तो आगे भी यही पैटर्न चलेगा कि यहाँ पर अगर 2 और घटाओगे तो यहाँ पर 1 और जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घटाने से 1 जुड़ा था। अगर यहाँ पर 2 के बदले 4 घटाओगे तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा, उसका डबल। यानी कि जो डिफरेंस है ऊपर का, जो भी डिफरेंस पहले है, अगर वो डिफरेंस डबल करोगे तो यहाँ भी डबल का डिफरेंस आएगा, और ट्रिपल करोगे तो यहाँ भी ट्रिपल का डिफरेंस आएगा। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ देख लो, 6 से यहाँ आओगे तो 4 घटा है, तो यहाँ पर 2 बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि 2 पर 1, यहाँ 2 घटने पर 1 बढ़ रहा था। ठीक है, ये एक स्पेशल पैटर्न भी मिलता है जिसके आधार पर और भी पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, और भी पॉइंट्स यहाँ पर निकाल सकते हो आप, बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको समझने में। बस आप एक काम करिएगा आप सभी लोग, कि जितने चैप्टर्स अभी करवा दिए ना उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, जितने आपको पढ़ा दिए, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे चांसेस कम है कि आपके डाउट्स हो चैप्टर को पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पुराने सिलेबस को पूरी तरह अभी तक जो 10th के 6 चैप्टर पढ़ाए हैं आप उसको खत्म करिए, 9th के आपके 4 चैप्टर, चौथा चैप्टर चल रहा है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसमें दिक्कतें ना हो। जब मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ ना, बच्चे तो आ जाते हैं लेकिन आंसर्स बहुत ज्यादा गलत आते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी तैयारी नहीं, आप बस भगदड़ मचा के रखते हैं, आगे 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 आगे, बस सिलेबस हो जाए किसी तरह, चाहे कुछ आए या ना आए। तो आना बहुत जरूरी है, चाहे थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। ठीक है, टेस्ट में आओ और वहां पर अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान दिखाओ, तब होगी मजे की बात। ठीक है, टेस्ट में आकर सारी ताकत वहां पर दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ताकत मत दिखाओ। सिलेबस अच्छे से पढ़ने में ताकत लगाओ, क्योंकि अच्छा पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। चलो अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर आपको 2 हल ज्ञात करने हैं प्रत्येक स्थिति में। हेलो मुस्कान, देखो 2 हल प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करना है। तो पहला आपका है यहाँ पर 4x + 3y बराबर 12। इसके 2 हल ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप वही काम करेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। मान लो मैं इस बार x का मान रख के y का निकालना चाहता हूं, तो मैं 3y यहाँ रहने दूंगा और यहाँ पर 12 - 4x लिख लूंगा, और y बराबर इकट्ठे निकाल लूंगा पहले, यहाँ बट्टे में 3, बस। अब x का मान रखो, माना x, अब यहाँ पर x का मान रखो और y का मान आ जाएगा आराम से। x का ऐसा मान रखना कि आसानी से कट जाए। 3 से डिवाइड होना, तो पहले तो x 0 रखोगे तो 12 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0 रख लो, पहली चीज तो ये। तो ये y बराबर 12 - 0 बट्टे 3 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब माना x बराबर, अगर मैं 1 रखूं तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 3 से नहीं कटेगा। फिर मैं 2 रखूं, 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गए, 4 तो भी नहीं कटेगा। और उसके बाद अगर मैं x का मान 3 रखूं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर अगर मैं 3 रख दूं तो देखो y बराबर 12 - 4 गुणा 3 बट्टे में 3, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऊपर 0 बट्टे 3 यानी कि 0। ठीक है, 2 निकल गए। 2 हल कहा गया था आपसे, 2 ही कहा गया था ना, हो गया। 2 हल कहा गया था, हो गया। अच्छा एक और बात बताऊं, जब इस तरह आपसे पूछा जाए ना कि 2 हल सिर्फ ज्ञात करो, तो बेस्ट तरीका इसका सोल्यूशन निकालने का पता क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट, क्लास 9 के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने क्योंकि आपके लिए सिलेबस है
और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देख रहा हूँ विशाल। कोई बात नहीं सर, लेकिन पता है विशाल, यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं, मानता हूँ सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं है, काफी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने ही आते हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर आते हैं जो पढ़ने वाले को भी शायद ना पढ़ने दें, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो अगर चाहे तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल नुकसान नहीं जाती। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, आपकी पढ़ाई जरूर होगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, सिर्फ आप ध्यान दो क्लास में। तो मैं आपको बता रहा था कि दो हल जब आपको निकालना है तो बेस्ट तरीका दो हल निकालने का पता क्या होता है, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। बहुत ही आसान तरीका होता है ये, एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो, बड़ी आसानी से। चलो मैं पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। इस तरह माना x बराबर 0, तो यहाँ पर 4 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 12 है। तो आप देखोगे ये तो 0 हो गया, तो y बराबर 12/3 बराबर 4 आ गया, ठीक है। दूसरा है, माना सबसे आसान हल कहते हैं इसे, y बराबर 0, तो ये हो गया आपका 4 x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 12, तो ये 0 हो गया, और x बराबर 12/4 यानी कि 3, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। आप देखोगे तो इसके हल क्या निकले हैं, जब x 0 है तो y 4 है, और जब x 3 है तो y 0 है, क्योंकि y 0 पे x 3 आया था, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है, और हल वैसे वही है, इत्तेफाक से वो सेम है, ठीक है। दोनों के हल, जो हल मैंने इधर से निकाला, जो हल जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि अनंत हल होते हैं। यहाँ पर पता नहीं कौन से दो हल आपने निकाले, यहाँ पता नहीं कौन से दो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है आपके पता किस तरह के बिंदु निकलते हैं। मान लो आपकी रेखा ये है, ये रेखा, तो आपका एक बिंदु ये निकलता है, एक बिंदु ये, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका, यहाँ पर y 0 होता है और यहाँ पर x 0 होता है। और आप क्या कर रहे हो, एक बार x को 0 मान रहे हो, तो x को 0 मानोगे तो ये बिंदु निकलेगा, जब y को 0 मानोगे तो ये वाला बिंदु निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला हिस्सा आपका आगे भी काम आएगा 11th में भी, ठीक है। कई जगह इसका डायरेक्टली ऐसे प्रयोग करके आप ग्राफ बनाते हो, क्योंकि वहां पर आपको एक बार क्षेत्रफल वगैरह निकालना होता है, चीजें निकालनी होती है, तो उसमें ये चीजें काम आती हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस नजरिए से देखा जाए तो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ भी यही करोगे आप, एक बार x 0 मानोगे तो आप देखोगे y भी 0 हो जाएगा, और एक बार y 0 मानोगे तो आप देखोगे यहाँ पर x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो एक प्रॉब्लम है कि दो x को 0 मान रहे हो और y को 0 मान रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट निकला आपको, जबकि दो हल निकालने हैं, दो हल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह भी करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये काम करे, क्योंकि यहाँ पर x 0 मानने पर y 0, y 0 मानने पर x 0 आ रहा है, यानी कि ये रेखा जो है ना, ये ऐसे ही जाने का, ऐसी रेखा नहीं बन रही, ये रेखा कुछ ऐसी बन रही है, ऐसी, जो मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो आप जब x 0 रखोगे तो y 0, y 0 रखोगे x, यानी कि एक ही बिंदु आएगा, तो आपको दूसरा बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x कुछ और रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यही तरीका यूज करो, काम कर जाएगा, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, चलो 1 मिनट में ठीक करता हूँ। तो अभी वॉइस ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी वॉइस ठीक है ना, अब सही है, बढ़िया ना, ओके, वेरी गुड। तो चलो भाई, ये बाकी क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। आपने देखा कैसे हो रहे हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। पर्सनली 4.2 है, देखो इसमें क्या है, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प क्या लिखा है, कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। लिखा है कि y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर करिए, और सत्य होगा और क्यों होगा, जल्दी से मुझे बताओ। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसका रीजन क्या होगा, रीजन बहुत सिंपल है। रीजन बहुत सिंपल है कि यहाँ पर अलग अलग x के मान पे अलग अलग y का मान आपको प्राप्त होगा, ठीक है।
यहाँ पर अलग अलग x के मान पे अलग अलग y का मान, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अलग अलग y के मान पे अलग अलग x का मान आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से इसके अनंत हल मिलते हैं। ठीक है, ऐसे x y के ऐसे अनंत मान हैं जिन पर यह समीकरण संतुष्ट होता है, आप यह भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका अनंत हल होगा। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। 4 हल तो ज्यादा मुश्किल तो कुछ रह नहीं गया, 4 हल लिखने। ये तो वैसे ही दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है। आपको क्या करना है, y बराबर 7 - 2x लिख देना है। बस x का मान मानो, y आता जाएगा। x का मान 1 मानोगे, y का मान 5 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। और x का मान 2 मानोगे, y का मान 3 आ रहा है। x का मान 4 मानोगे तो y का मान -1 आ जाएगा। इस तरह आप जितने मर्जी हल इसके निकाल लो, चूंकि अनंत हल होते हैं। वही इसमें करना है आपको। ठीक है, और इसके बाद बताइए इसमें, देखो नहीं ठीक है, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। मुझे लगा थोड़ा सा मुश्किल है, एक ही चर दिख रहा था मुझे, 2 चर है वहां भी। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण इसके हल हैं और कौन से नहीं है। तो क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, बताना है आपको ये उसका हल है या नहीं है। तो ये मान उसमें रख दो, सीधी सी बात है। x यहाँ पर 0 रखो, y बराबर y यहाँ पर 2 रखो, और देखो क्या इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो इसका हल है। यही तो बताया था आपको मैंने कि किसी भी समीकरण के हल क्या होते हैं। मीनिंग पे जाओ, डेफिनेशन पे जाओ, किसी भी समीकरण के हल क्या होते हैं। किसी भी समीकरण के हल एक्स वाई के ऐसे मान होते हैं, चरों के ऐसे मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि जिनको रखने के बाद समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, 6 बजे 10th का मेंटी मैथ का तो नहीं है, मैथ का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैथ का मेंटी सुनो, मैंने आप सभी को बताया था कि मैथ का मेंटी कहां पर होगा, विद्याकुल हिंदी मीडियम चैनल पर। विद्याकुल हिंदी मीडियम चैनल पर आपका मेंटी होगा। शनिवार और रविवार को एक दिन 9th का, एक दिन 10th का मेंटी होगा। हर शनिवार और रविवार को आप मिले मुझे वहां पर। ठीक है, चैनल का नाम है विद्याकुल हिंदी मीडियम। मेंटी आपका वहीं पर होगा, यहाँ पर सिर्फ क्लास चलेगी अभी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसे चेक कर सकते हैं। 0 और 2 रखकर आप यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर 2 रखें, 2 दूनी -4, -4 बराबर 4 नहीं होता, इसलिए ये तो नहीं है इसका हल। 2 और 0 की बात करें, 2 माइनस यहाँ 0, 2 बराबर 4 नहीं होता, तो ये भी इसका हल नहीं है। 4 की बात करें, 4 यहाँ रखोगे, y 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 4 बराबर 4, तो ये इसका हल है। इसकी बात करें तो देखते हैं, √2 यहाँ पर होगा और इसका मान 4 √2, तो ये 8 √2 हो जाएगा। माइनस करके कोई 4 का मतलब नहीं बनता, ये भी इसका हल नहीं है। 1 की बात करें, यहाँ पर 1 रखें, यहाँ पर 1 रखें, तो 1 में से 2 गया, -1 आया, -1 4 के बराबर नहीं होता, तो ये भी इसका हल नहीं है। तो इसका हल एक ही है, वो है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात करें, चौथे क्वेश्चन में बात करें अगर, तो आप ध्यान से देखो, k का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल है। ये इसका हल है, दे रखा है। दे रखा है मतलब जब आप इसको इसमें रखेंगे तो आपका बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा। तो रख के देख लेते हैं k का मान क्या आता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आपके पास समीकरण है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर k। तो x y का हमें मान पता है, ये यानी कि ये उसका हल है। तो x बराबर 2 y बराबर 1 रख के देख लेते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1, तो हम जानते हैं इस मान को रखने के बाद जो आपका बायां पक्ष होगा दाएं पक्ष के बराबर होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो है इसके हल हैं, तो ये k जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो 4 + 3 बराबर k होना चाहिए इस हिसाब से, और इस हिसाब से आपका 7 बराबर k होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखोगे तो k बराबर, k का मान आपका 7 आ गया। ठीक है, तो निकल गया। तो ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इस चैप्टर में, चैप्टर बहुत ही आसान है। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की बात कर रहा हूँ। होमवर्क भी आपको करना है, होमवर्क वगैरह सब कुछ अच्छे से करके रखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिए। और ये चैप्टर आपका थोड़ा सा और बचा है, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। 5वां चैप्टर भी छोटा ही, वो 1 दिन में या 2 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, 1 से 2 क्लास में। ठीक है, तो आप सभी फिर मिलते हैं, आप सभी फिर मिलें मुझे अगली क्लास में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। टाटा, बाय।